हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री सूत्रा के तहत आपके क्लास 12th के चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। बिफोर आई इंटर इनटू द चैप्टर, प्लीज रिमेंबर डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। मैंने इसका लिंक आपको पहले भी दिया है और फिर से दे रहा हूं। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस चैप्टर। अगर मुझसे पूछिए, मुझे ये 12th क्लास की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक लगती है, बिकॉज इस क्लास में अगर आप देखोगे वी टॉक अबाउट किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज, 1200 साल के किनशिप, कास्ट और क्लास की बात कर रहे हैं। बट देन दिस होल टॉक, ये पूरा डिस्कशन जो है, दिस वुड हैपन थ्रू द स्टोरीज ऑफ महाभारता। महाभारता के बारे में बहुत कुछ यहां बताया जाएगा। एंड पर्सनली आई फाइंड दिस बुक टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स। तो अगर हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, आप देख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन में ही एक इमेज दिया गया है, एक टेराकोटा स्कल्पचर है जो महाभारत से लिया गया है। Now, if you all see, बेसिकली बात ये हो रही है कि 1919 में, बहुत साल पहले, एक टीम को बैठाई जाती है, उस वक्त अपॉइंट किया जाता है, आगे आप देखोगे, जिसका ये काम होता है कि वो महाभारत के बारे में जितना कुछ कलेक्ट कर सकती है पूरे देश से, वो कलेक्ट करती है। और ये 47 साल का एक प्रोजेक्ट है जो 13,000 पन्नों में ये लिखा जाता है। तो महाभारत की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट 500 बीसी के बाद ऑलमोस्ट 1000 सालों में ये आपकी लिखी गई है। यू ऑल कैन सी हियर बड़ी क्लियरली यहां लिखा जा रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स महाभारत जो प्रेजेंट फॉर्म में हम देखते हैं ये लिखी गई है। और इसमें 1 लाख से ज्यादा वर्सेस हैं। एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, और जितने भी सोशल कैटेगरीज हैं उस पीरियड के, सब चीजों पर यहां पे बात की गई है। तो इस चैप्टर में बताया जाता है कि एज अ हिस्टोरियन अगर हम ये कोई भी टेक्स्ट देखते हैं, कोई भी हमारे पास जब ये किताबें आती हैं, तो हमें समझना होता है कि इसको किसने लिखा होगा, किस लैंग्वेज में लिखा होगा, क्यों लिखा होगा, किसके लिए लिखा होगा। सो वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट, whom, who, each and everything has to be thought about that. सो अगर इसके आगे बढ़ते हैं, यू कैन सी यहां पे एक पिक्चर दिया गया है एक क्रिटिकल एडिशन का, जो मैं आपको बता रहा था ना कि 1919 में, यहां देख सकते हैं, वी.एस. सुखतांकर, इनके लीडरशिप में, ही इज अ वेरी वेरी फेमस संस्कृतिस्ट, इनके लीडरशिप में एक टीम बैठती है जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, और ये महाभारत के सारे वर्जन्स को पूरे देश भर से कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसी में अगर आप देखो, यहां पर इस एक पन्ने का जो इमेज दिया गया, ये 2 पार्ट में आपको डिवाइडेड दिखेगा। ऊपर में आप देख सकते हो दिस इज अ मच बोल्डर प्रिंट, जबकि आप नीचे में देखिए तो दिस इज अ स्मॉलर प्रिंट। तो स्मॉलर प्रिंट में क्या है कि अलग अलग जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स पूरे देश भर में, अगर आप कश्मीर से लेकर तमिलनाडु की बात करें, नेपाल से लेकर केरला की बात करें, जहां की भी बात करेंगे ना, तो वहां जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं उसमें जो चेंजेस, वेरिएशंस हैं, वो सब आपको लेसर फॉन्ट में मिल जाएगा। एंड जो सिमिलैरिटीज है ये बोल्डर फॉन्ट में आपको दिख जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं वी.एस. सुखतांकर साहब 1919 से 47 साल लगाते हैं, एंड दे पीपल, इनकी टीम 13,000 पेजेस में, सेवरल वॉल्यूम्स विच वे रनिंग अक्रॉस 13,000 पेजेस, इन्होंने ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। अब इसमें यहां पे इनको बेसिकली 2 चीजें दिखी। एक, कि हर किताब में जितनी भी आप मैन्युस्क्रिप्ट लीजिए, जहां से भी लीजिए, कुछ चीजें तो सिमिलर है। जो आपके संस्कृत वर्जन जो है वो सेम होगी, चाहे कश्मीर में हो, नेपाल में हो, केरला में हो, तमिलनाडु में, कुछ चीजें जो स्टोरी की है ना, मेन चीजें जिसको कहेंगे, वो सिमिलर है। लेकिन देयर वुड बी सम रीजनल वेरिएशंस आल्सो। दूसरी चीज जो दिखती है, इनॉर्मस रीजनल वेरिएशन है। तो कहते हैं इन 13,000 पन्नों में आधे तो आपके रीजनल वेरिएशन से ही भरे हुए हैं। बट देन दिस इज दी होल प्रोजेक्ट दैट वाज डेल्ट। तो ये क्रिटिकल एडिशन जो मैंने आपको अभी जस्ट इमेज दिखाया, दैट इज ऑफ दी महाभारत। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां देखिए किनशिप, देखो ये हिंदी में एक शब्द है कुल, जिसको कुला भी कहते हैं। ये डेजिग्नेट करता है फैमिलीज को। आप लोग सब जानते होंगे, आपसे कई बार लोगों ने बोला, अरे तुम किस कुल से हो, या हम लोग जब पूजा पे बैठते हैं तो कुल का नाम आता है। तो ये जो कुल है, दिस डेजिग्नेट्स फैमिली। सो हियर लीनिएज की भी बात यहां पे होती है, कुला एंड ऑल से। सो अगर आप लोग देखें, फैमिलीज का जो
लाइफ है या फैमिली जिस तरीके से बनती है, दिस इज नॉट आइडेंटिकल। इनफैक्ट सोशियोलॉजी अगर आप लोगों का ऑप्शनल होगा ना, तो आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल में पढ़ोगे कि फैमिली को लेकर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो आज तक नहीं बना है, कहीं नहीं बना। अलग अलग जगह फैमिलीज के अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं, बट देन सब लोग मानते हैं कि फैमिली टाइज जो है नेचुरल होती है, ब्लड के आधार पे बनी होती है, एंड इट कुड बी डिफाइंड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। नाउ इफ यू ऑल सी हियर, ideal of patrilineality, I'll just spell it patrilineality. Now basically मैं वंशज हूं। अगर मैं अपने कुल की बात करूं तो मेरे दादाजी से मेरे पिताजी से मैं, मेरे से बाद कोई और, इस तरीके से ये पूरा आपका किनशिप बनता है। सिमिलरली अगर आप देखें, महाभारत भी तो यही है, कुरु वंश की, आप लोग सबों ने सुना होगा, कुरु वंश की ये लड़ाई है। उसमें दो फैमिलीज आ जाते हैं, कौरवास और पांडवास। ये दोनों क्या है? दो फैमिली ऑफ कजन्स हैं। पांडु पुत्र हैं पांडवास और धृतराष्ट्र के पुत्र हैं आपके कौरवास। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई है। दिस इज अबाउट सक्सेशन। तो सेंट्रल जो स्टोरी है आपकी महाभारत की, दिस इज अबाउट द क्लैश बिटवीन द टू ब्रदर्स, और आई वुड से दो कजन भाइयों के जो डायनेस्टीज हैं उनके बीच के क्लैश को यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहां पे यह भी कहा जा रहा है कि कई बार रूलिंग डायनेस्टीज में दे वुड नॉट फॉलो अ सिस्टम और दे वुड हैव डिफरेंट सिस्टम। जैसे बच्चा नहीं है, मान लीजिए अगर किसी को बच्चा नहीं है तो हो सकता है उसके बाद उसका भाई उसको सक्सीड कर जाए या कोई और किन्समैन सक्सीड करे। हमने पिछले चैप्टर में गुप्ता डायनेस्टी की प्रभावती गुप्ता की भी बात की थी कि कैसे आपके फैमिली में महिलाओं को भी कई बार थ्रोन पे बैठने के लिए मिल जाता है। सो ऑल दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, एंड जस्ट बता देता हूं शुरुआत में, अगर नहीं पता, पांडवास महाभारत की लड़ाई में जीतने जा रहे हैं। यू कैन सी उस जमाने में जो कुरु पांचाल रीजन में जिन जगहों का नाम बार बार लिया जाता था, आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत बार नाम आप लोगों ने मथुरा का सुना होगा, इंद्रप्रस्थ का नाम सुना होगा, हस्तिनापुर का, आप देख सकते हैं कुरु, कौशल, अयोध्या, मल्ला, वत्स, ये सब नेबरहुड एरिया है कुरु पंचाल के, जहां को हम लोग इस स्टोरी में कई बार इन सब जगहों के नाम आते हैं ना। आप यहां पे देख सकते हैं एक स्टोरी दी गई है, दिस इज आदि पर्वन से स्टोरी ली गई है महाभारत में, एंड ये बता रहे हैं कि कौरव और पांडवों में किस तरह लड़ाई हो रही है। वो पूरी स्टोरी है कि पांडु किस तरह मर जाते हैं, बड़े भाई फिर धृतराष्ट्र बिकम्स द किंग इवन दो वो अंधे हैं, और बाद में धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन और पांडु के जो 5 बेटे हैं युधिष्ठिर लेड, देयर इज भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके बीच में किस तरह ये लड़ाई हो रही है। सो दुर्योधन वर्सेस युधिष्ठिर, ये लड़ाई की बात यहां पर की जा रही है। याद रखना, धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, पांडु छोटे थे। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए पांडु को गद्दी मिली, बट पांडु के प्रीमेच्योर डेथ के बाद वापस धृतराष्ट्र को किंग बनाया गया, और बाद में इनके बच्चों के बीच की लड़ाई को हम यहां पर महाभारत में पढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे दूसरे में रूल्स ऑफ मैरिज दिया गया है। देखिए यहां पर अलग अलग तरीके हैं मैरिजेस के, यहां पे आप लोग देख सकते हैं 8 फॉर्म होता है मैरिज का, और मनुस्मृति में मेंशन है सारे, और यहां 3 जो हैं, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहां पे ये 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज को यहां पे इंडिकेट किया गया है या लिखा गया है मनुस्मृति में। ये खुद से भी पढ़ सकते हो। ओवरऑल यहां पे समझना, जैसे एक आप लोग अक्सर एक शब्द सुनते होंगे पॉलीगैमी। देखिए पॉलीगैमी जो होता है ना, सिंपली होता है मोर देन वन पार्टनर। अगर किसी व्यक्ति मतलब किसी स्त्री या पुरुष के मोर देन वन हस्बैंड या वन वाइफ होंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। बट देन विद इन पॉलीगैमी एक आपका टर्म आता है पॉलीगाइनी, मतलब अगर एक व्यक्ति मैन का मोर देन वन वाइफ होगी देन इट वुड बी पॉलीगाइनी, और अगर वुमेन को बहुत सारे हस्बैंड्स होंगे तो दिस वुड बी पॉलीएंड्री। ये इसलिए यहां बताया जा रहा है क्योंकि आगे चलकर आप लोग यहां पे द्रौपदी की कहानी सुनेंगे जिनके 5 हस्बैंड्स हैं। सिमिलरली यहां पे इंडोगैमी, एक्सोगैमी। इंडोगैमी मतलब आप किसी एक यूनिट के अंदर शादी करते हैं। मान लीजिए
जैसे आपने विद इन कास्ट शादी की, देन इट इज इंडोगैमी। अगर आप कास्ट के बाहर जाके शादी करते हैं, देन इट इज योर एक्सोगैमी। सो ये बहुत सारे टर्म्स हैं। सिमिलरली जैसे एक टर्म यहां दिखाया जा रहा है कन्यादान, यू कैन सी कि भाई पिता का ये धर्म होता है कि अपनी पुत्री को, अपनी डॉटर को दान में, मतलब एक सुटेबल लड़के को सौंपे। सो ऑल दीज आर बीइंग टॉक्ड अबाउट ओवर हियर। ना ये सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये आप यहां तो एक बुक मनुस्मृति देख ही रहे हैं, इसके अलावा संस्कृत टेक्स्ट धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र में हमारे ये सारे जो नॉर्म्स हैं ये लिखे गए, कंपाइल्ड। ये सब आपके 500 BCE से ये सारा कंपाइलेशन किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है, जिसमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं। याद रखना, पहले 4 दे आर टर्म्ड और थॉट एज गुड, द लास्ट 4 आर नॉट थॉट टू बी गुड। जैसे एक एग्जांपल देखो, द वॉलंटरी यूनियन ऑफ अ मेडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिजायर, दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड फॉर्म ऑफ मैरिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे गोत्रा देखिए वुमेन का, अगेन आप वुमेन की गोत्र की बात कर रहे हैं यहां पर, और इसमें एग्जाम्पल आपके सतवाहन के रूलर्स का दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए सतवाहन रूलर्स का, मैंने ये पिक्चर जो आपको लगा के दी है, देखिए यहां राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, सिमिलरली राजा वशिष्ठी पुत्र सामी श्री पुलुमाई। अब यहां पे देखो, ये पुत्र का मतलब हो गया पुत्र, मतलब सन, पराकृत शब्द है। सिमिलरली गौतमी पुत्र का मतलब हो गया कि गौतमी का पुत्र, और ये गौतमी जो शब्द है ये फेमिनिन फॉर्म हो गए गौतम के। सिमिलरली वशिष्ठी, ये फेमिनिन फॉर्म हो गया वशिष्ठ का। सो यू कैन सी ये जो हमारे जो कुलों के नाम है, ये वैदिक सीयर्स, जैसे गौतमी गौतम से आया, वशिष्ठ से वशिष्ठी आया, तो कुलों के नाम से हमारे गोत्रों का नाम, सॉरी वैदिक सीड्स के नाम पर हमारे गोत्रों का नाम रखा गया। सो यहां पे आप देख सकते हैं ऑल ऑफ यू, इसमें बताया जा रहा है कि हर गोत्र वो दैट वाज नेम्ड आफ्टर वैदिक सीड, एंड कुछ नियम कानून होते थे, जैसे शादियां विद इन गोत्र बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। Those who belonged to the same gotra, they were regarded as descendants. So one of the very powerful rule was that गोत्रा के अंदर, गोत्रों में, within gotras there should not be any marriage. Number 2, जिस भी महिला की शादी हो जाए वो अपने पति के गोत्र को छोड़कर वो अपने हस्बैंड के गोत्र को अपना लेती थी। सो यू कैन सी विमेन को एक्सपेक्टेशन यही रहती थी कि फादर के गोत्र को छोड़ दे और हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट कर ले आफ्टर मैरिज। नाउ यूजुअली जो भी लिनियज है वो फादर के हिसाब से चलता है, बट आप अगर सतवाहंस में देखिए, यहां पर जो नाम हमने देखा है, ये सेवरल ऑफ दीज नेम्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे माता के नाम पर भी यहाँ पे दिख रहा है। सो ये देयर गोत्र माइट बी गौतम वशिष्ठ, बट यहाँ पे नेम्स जो हैं गौतमी एंड वशिष्ठी भी हमने देखे। सिमिलरली आप महाभारत में कौरवों और पांडवों की एक स्टोरी की बात की जा रही है। गांधारी जो कि दुर्योधन की मां है, वो लड़ाई के पहले अपने बेटे से लास्ट अपील क्या कर रही है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली इसमें दिखा जा रहा है कि भाई क्या मदर्स वेयर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले ही कहा यूजुअली जो भी सक्सेशन होता था दैट वे पैट्रिलिनियल सक्सेशंस होता था, बट देन वी हैव टू कंसिडर कि मदर्स का इंपॉर्टेंस यहां पे क्या होता था। यूजुअली मदर्स वेर नॉट दैट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दिस। सो यू कैन सी वी हैव सीन Satvahan rulers were identified through metronymics, that means names derived from their mother. So ये सजेस्ट करेगा कि मदर्स वे वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा कंक्लूजन निकालने से पहले वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही कहा दीज सतवाहन्स, इनका सक्सेशन वाज अगेन पैट्रिलिनियल। आगे बढ़ते हैं, सोशल डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब देखिए धर्म जो आपके शास्त्रार्थ हैं उन्होंने 4 कैटेगरी वर्णा में लोगों को डिवाइड कर दिया। अब 4 कैटेगरी ब्राह्मणाज हो गए, आपके क्षत्रियाज हो गए, वैश्याज हो गए, शूद्राज हो गए। अब इन सबों का काम दिया गया। ब्राह्मणों को काम दिया गया कि भाई आप जो है ना पढ़ने पढ़ाने का काम, स्टडी एंड टीच द वेदास, सैक्रिफाइसेस करिए, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करिए, गिफ्ट्स दीजिए लीजिए। यूजुअली गिफ्ट गिव एंड रिसीव में रिसीव।
सिमिलरली क्षत्रियों का काम है वॉरफेयर, लड़ना, लोगों के प्रोटेक्शन, उनको जस्टिस दिलाना, एंड ऑफ कोर्स ये भी वेद पढ़ सकते हैं, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ द लास्ट थ्री ऑक्यूपेशंस वेर आल्सो असाइन्ड टू द वेदास. लास्ट थ्री क्या है, मतलब ये जो वेद स्टडी करना, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना, गिफ्ट देना, ये वैश्यास भी कर सकते हैं. पहले दोनों वो नहीं करेंगे, वॉरफेयर वो नहीं करेंगे, नाइदर दे आर गोइंग टू एडमिनिस्टर जस्टिस, ये दोनों आपके वैश्यास नहीं कर रहे हैं. बाकी तीनों काम वैश्यास करेंगे. ये इसके अलावा एग्रीकल्चरल, पैस्टोरलिज्म, ट्रेड, ये सारा काम करेंगे. और सबसे नीचे कैटेगरी में शूद्रास को रखा गया, विच वेयर हैविंग ओनली वन ऑक्यूपेशन, दैट इज टू सर्व द अदर हायर वर्णास. सो अगेन सी, वर्णा सिस्टम के हिसाब से अगर चलो तो ये आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कामों को यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया है. इनके अलावा भी एक और कैटेगरी है जिसकी बात हम करेंगे सबसे नीचे में, बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर, अनटचेबल्स भी है यहां पर. सो अगर आप धर्म सूत्रास की बात करें, धर्मशास्त्रास की बात करें, तो उन्होंने इस तरीके से डिवीजन किया है, उन्होंने इस तरीके से समाज का स्ट्रैटिफिकेशन, वर्गीकरण किया है. कुछ ऊपर के वर्ग हैं, कुछ नीचे के वर्ग हैं. नाउ इफ यू ऑल गो अहेड, ब्राह्मणों के हिसाब से उन्होंने अपने क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए यहां पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई ऋग्वेद में पुरुष सूक्ता है, और वहां से ये कहते हैं कि भाई यहां से ये सब चीज जस्टिफाइड है, इट्स अ डिवाइन ऑर्डर. आप देख सकते हैं इसको आगे. अब इसमें गाइस, इसमें अगर देखिएगा ना, बेसिकली कहा जा रहा है कि एक पुरुष थे, पुरुष का सैक्रिफाइस किया गया, ही वाज अ प्रीमेबल मैन, और इसके जितने भी एलिमेंट्स थे उससे चार कैटेगरी बन गए. जैसे ब्राह्मण जो है, दैट वाज हिज माउथ, उसके भुजा, हाथ, क्षत्रिय, थाइज, दैट वेर द वैश्यास, एंड फीट वाज शूद्रा. सो ये हमारे वर्णा सिस्टम के बारे में मेंशन है. सिमिलरली यहाँ पे सोशल रोल्स दिए गए हैं. बेसिकली ये स्टोरी है द्रोण की. आप लोग जानते हैं गुरु द्रोण, और इनके शिष्य हैं अर्जुन, और इसमें एकलव्य की भी बात की गई है. एकलव्य निषाद कम्युनिटी से आते हैं. जब द्रोण के पास पढ़ने जाते हैं, द्रोण उनको मना कर देते हैं, बट वो द्रोण को अपने गुरु मानकर सारी चीजें सीख जाते हैं और बहुत अच्छे धनुधर बन जाते हैं, वेरी गुड आर्चर. लेकिन गुरु द्रोण ने अर्जुन को प्रॉमिस किया था कि भाई मैं सबसे ज्यादा तुम्हें बेहतरीन धनुधर बनाऊंगा. बाद में जब गुरु द्रोण को एकलव्य के बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के फॉर्म में उनसे उनका अंगूठा मांग लिया. तो धनुर्धर तो रह गए, बाण चला सकते हैं, बट अंगूठा ना रहने के कारण ही वॉज नाउ सेकेंड बेस्ट, ही वॉज नॉट एज गुड एज अर्जुना. सो ये स्टोरी आपकी एकलव्य के बारे में यहां पर ये इस बुक में दी गई है. आगे बढ़ते हैं तो यू कैन सी नॉन क्षत्रिय किंग्स. देखिए अभी जस्ट हमने देखा वर्णा सिस्टम में क्षत्रियो को ही राजा बनाया जाता था, बट कई केसेस में नॉन क्षत्रिय किंग्स भी है. जैसे यहां एग्जांपल मौर्य का दिया गया है कि अगर मौर्यास की बात करें, मोस्ट प्रोबेबली ये जो है दे वर नॉट द क्षत्रिय ओरिजिन. इनका ओरिजिन जो है बहुत ही सोशल बैकग्राउंड जो है, ऐसे तो देयर इज नो क्लैरिटी, बट बहुत लोग बोलते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली दे वर नॉट ब्राह्मणास. तो बाद के बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने इनको क्षत्रिय कहा है, सॉरी ये ब्राह्मणास नहीं, बाद के क्षत्रिय टेक्स्ट ने इनको, सॉरी लास्ट लाइन को मैं फिर से बोल दे रहा हूं, बाद के ब्राह्मणा टेक्स्ट ने, जस्ट 1 सेकेंड, बाद के बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने इनको भले ही क्षत्रिय कहा हो, बट शुरुआत के जो ब्राह्मणा टेक्स्ट हैं दे क्लियरली से कि दे वेर नॉट ऑफ द हायर ओरिजिन, ये वे लोअर ओरिजिन. सिमिलरली अगर हम बात करें शुंगास की, वी विल टॉक अबाउट द कन्वास हु जस्ट केम आफ्टर द मौर्यास, दे वेर परहैप्स बिलोंगिंग टू द ब्राह्मणा ओरिजिन. सिमिलरली आगे बात की गई है शाकाज एंड ऑल की. तो यहां पे अगर आप देखें मलेच टर्म का मेंशन किया जा रहा है. Everyone, Malech, they suggest that powerful Malech were familiar with the Sanskritic traditions. So यहाँ पे कई सारे आपके नॉन क्षत्रिय किंग्स का भी मेंशन किया गया है हमारे टेक्स्ट बुक्स में. सिमिलरली अगर आगे बढ़ते हैं, देन जातीज. अब देखो वर्णा तो 4 थे, बट जाति जो है ना बहुत सारे हैं, मल्टीपल हैं. जैसे कुछ देर पहले ही मैंने आपको एकलव्य की बात बताई. एकलव्य वाज व्हाट? ही वाज अ निषाद. तो इनका ऑक्यूपेशन था.
सो बाद में क्या हो गया कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों ने उनको वो कास्ट का नाम देना शुरू कर दिया। जैसे अगर गोल्ड स्मिथ है तो सुनार कह दिया गया, सिमिलरली यहां के देख सकते हैं स्वर्णकार कह दिया गया। तो अगर उन चार वर्जन में, चार वर्णा सिस्टम में कोई नहीं बैठ रहा था तो उसको कोई नाम दे दिया जाता था, एंड दिस वाज जातिज यूजुअली कमिंग फ्रॉम प्रोफेशन। समटाइम्स दे वर ऑर्गेनाइज्ड अंडर श्रेणीज एंड गिल्ड्स, तो ये अपने प्रोफेशन का ग्रुप्स भी बनाकर रखते थे। सो ऑल दैट इज मेंशन इन मेनी इंस्क्रिप्शंस। और यहां पे याद रखना कि जाति आपके बहुत हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, एंड दिस वाज मेनली बेस्ड ऑन द वर्क दैट दे आर डूइंग। सो जाति like varna was based on birth, however जहां पे varna is fixed, number of varnas are fixed, जातियों के नंबर फिक्स्ड नहीं थे। मूविंग अहेड बियॉन्ड द फोर वर्नास, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई शूद्रास के बाद भी एक अनटचेबल कैटेगरी आ जाती है। तो यहां पे क्या होता था, जैसे एक यहां पे एग्जांपल फिर से वही एकलव्य वाला, ही इज बीइंग रेफर्ड एज निषाद। सो कैटेगरीज लाइक देम वुड बी समथिंग दैट इज बियॉन्ड दोस फोर वर्नास। सो कई बार यहां पे अगर आगे बढ़ते हैं इनको, फिर से वो टर्म आप देख सकते हो मलेच टर्म का यहां भी रेफर किया गया है। समटाइम्स दोज हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस वे लेबल्ड एज मलेच एंड लुक डाउन, कि भाई उनको समाज में वही स्टेटस नहीं दिया जाता था अनलाइक दी अदर्स। नाउ यू कैन सी हियर आदि पर्वन का एक और स्टोरी है, एंड दिस इज द स्टोरी अबाउट भीम, कि भीम और उनके भाई एक जंगल में थे, एक राक्षसनी आ जाती है who likes भीम, later they get married, and उस राक्षसनी से भीम, और राक्षसनी का नाम है हिडिंबा, they have a son called घटोत्कच। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं महाभारत में। तो गाइस यहां पे मैं इतना आपको बताना चाह रहा हूं कि राक्षस या राक्षसनी, ये जो शब्द है ना डेमन्स, हिस्टोरियंस का कहना है कि यूजुअली ये टर्म्स उन लोगों के लिए रेफर कर दिया जाता होगा जो ब्राह्मणों के हिसाब से नहीं जी रहे होंगे, या ब्राह्मणों वाले तौर तरीके अगर नहीं अपनाते होंगे, तो उनको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में मोस्ट प्रोबेबली ये डेमन्स के तौर पर मेंशन कर दिया जाता होगा। आगे अगर बढ़ते हैं, यू कैन सी बियॉन्ड द फोर वर्ना, आपको मैंने पहले ही बताया अनटचेबल कैटेगरी। तो जैसे इसमें एक हैं चांडाल्स, जो कि हायरार्की में सबसे बॉटम में है, सबसे नीचे। नाउ अगर कोई आपका ऐसा क्लास है जो ऐसा काम कर रहा है जिसको ब्राह्मणों को लगता है दैट दिस इज पॉल्यूटिंग, दिस इज नॉट बी आई वुड से क्लीन जॉब, जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं कि देयर इज जैसे बॉडीज, अगर आदमी की मौत हो गई तो हमारा जो मरा हुआ बॉडी होगा उसके साथ ये लोग चांडाल वर्क करेंगे, ये आग लगाने में मदद करेंगे। सो देयर वर्क इज हैंडलिंग द कॉर्प्सेस, हैंडलिंग द कॉर्प्सेस ऑफ डेड एनिमल्स। तो इन लोगों के इस काम को बहुत ही अनक्लीन जॉब के तौर पे देखा गया, एंड दिस वाज रेफर्ड, और इनको सबसे नीचे के कैटेगरी में रख दिया गया। इनको शहर के अंदर अलाउड नहीं था, ये कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट। सो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, they had to live outside the village, discarded utensils का इस्तेमाल करना। so they were considered सबसे नीचे के कैटेगरी में इनको रखा जाता था। बाद के चाइनीज पिलग्रिम्स भी इनके बारे में मेंशन करते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें बियॉन्ड बर्थ, अब यहां पे है कि प्रॉपर्टी का एक्सेस है या नहीं। जैसे अब यहां पे एक स्टोरी दी गई है कि भाई द्रौपदी को जुए में आपके युधिष्ठिर हार गए, तो उन्होंने यहां पे द्रौपदी को एक तरीके से प्रॉपर्टी तौर, अपने प्रॉपर्टी के तौर पे मान लिया, उन्होंने अपने भाइयों को भी लूज कर दिया था। सो ऑल सच रूल्स अबाउट द प्रॉपर्टीज अगेन आर मेंशन्ड इन द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। अब मनुस्मृति की माने तो पैटर्नल, भाई पिता के प्रॉपर्टी में जो भी कुछ है सारे बेटों में बराबरी से बढ़ जाता है, और महिला का कोई भी यहां पर क्लेम नहीं है, महिला को कोई क्लेम नहीं है इस प्रॉपर्टी पे, अगर मनुस्मृति की बात करें। अभी के मॉडर्न लॉज की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन महिला का क्लेम किस चीज पे आ जाता है? स्त्री धन। जैसे शादी के वक्त जो गिफ्ट्स महिला को मिले होंगे वो सारे गिफ्ट्स उनके हो जाते हैं, वो महिला का वेल्थ है, स्त्री धन
literally a woman's wealth. So this could be inherited by their children without the husband having any claim on it. तो मनुस्मृति कहते हैं इस नियम के बारे में. इसके अलावा मनुस्मृति कहती है कि महिलाएं आप होर्डिंग नहीं कर सकते फैमिली प्रॉपर्टी को, ना अपने वैल्यूएबल्स को, बिना हस्बैंड के परमिशन के बिना ये सब चीजें नहीं कर सकती. तो आप यू कैन सी कि महिलाओं का स्टेटस इज नॉट एज आई वुड से इक्विवेलेंट टू द मेन व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी. आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी हाउ दे कैन एक्वायर द वेल्थ. महिला और पुरुष किस तरह वेल्थ एक्वायर कर सकते हैं. मनुस्मृति में 7 तरीके दिए गए हैं. पुरुषों के लिए 7 तरीके और महिलाओं के लिए 6 तरीके दिए गए हैं. सिमिलरली वर्णा एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, फिर से वही धर्मशास्त्रों में और धर्म सूत्रों में सब चीज बताया गया कि किस वर्ण को प्रॉपर्टी किस तरीके से मिल सकती है. सो यूजुअली जो आपके ब्राह्मण या क्षत्रिय हैं वो वेल्दी कास्ट या वेल्दी वर्णास में माने जाते हैं. और वहीं पे अगर आप शूद्रों की बात की जाए तो शूद्र जो है सर्विट्यूड, मतलब वो ऊपर वाले तीनों वर्गों के या वर्णास के मदद के लिए या उनके सर्विस के लिए इनको रखा गया है. सो अगर आप अप्लाई करें, जैसा आप बुक में देख सकते हो, the wealthiest men would have been the brahmanas and kshatriyas, and this is, आप देख सकते हैं यूजुअली जो किंग्स होते थे वो सबसे ज्यादा वेल्दी होते थे. प्रीस्ट को भी दिखाया जाता था रिच. ओकेजनली कभी कभार पुअर ब्राह्मणों की बात की गई, जैसे आपके महाभारत में ही सुदामा की बात की जा रही है जो कृष्ण भगवान के दोस्त हैं, हु इज बीइंग रेफर्ड एज अ पुअर ब्राह्मण. ना अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ वेल्दी शूद्र की भी एक स्टोरी दी गई है कि एक शूद्र पूछ रहा है कि अगर मान लो कल के डेट में मेरे पास वेल्थ आ जाए तो क्या मेरा स्टेटस ऊपर हो जाएगा, और विल आई हैव एनी डिफरेंस फ्रॉम दी ब्राह्मणास. तो ये एक व्हाट डू यू कॉल, दिस इज अ दो लोगों के बीच बातचीत है. दिस इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज मध्यमा निकाय. इसमें अवंतीपुत्र ये एक राजा है और ये बातचीत कर रहे हैं कचचना से, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. तो याद रखना ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है एंड बुद्धिज्म इज अगेंस्ट द ये वर्णा सिस्टम. जाति वाले इस चीज के खिलाफ है. दैट्स व्हाई यू कैन सी ये यहां पे कह रहे हैं अवंतीपुत्र कंसीड्स दैट देयर वाज नो डिफरेंस अमंग्स द वर्णास एज फार एज दिस पर्टिकुलर काउंट इज कंसर्न्ड. आगे बढ़ते हैं. यहां पे आपके 4.3 में बताया जा रहा है हाउ डू वी शेयर द वेल्थ, एंड यहां पर एक एंशियंट तमिलकम की बात हो रही है which is almost 2000 साल पहले. They are mentioning that there were many chiefs. Now these chiefs were patrons of bards, they were poets who sang their praise, and ये सारी चीजें यहां पे कर रहे हैं. So there is a possibility that situations जहां पे men who are generous they would be more respected, and men who are जो माइजर है, कंजूस है, उनको रेस्पेक्ट कम मिलती है. सो ये जो आपकी सिचुएशंस हैं ये असाइंड स्टेटस, दे वर गिवन द स्टेटस बेस्ड ऑन द वेल्थ. और इन सच सिचुएशंस देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज, जो मैंने कहा कि जनरस रहिएगा तो रेस्पेक्टेड होइएगा, और मैन दोज हु आर माइजरली और जो सिर्फ वेल्थ कलेक्ट करते हैं उनको उतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलता. ये इस किताब में भी आपके मेंशन की गई. सिमिलरली अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, now if you talk about the Buddhist text basically क्या होते हैं, they say
इन्होंने एक नया ही पूरी ऑल्टरनेटिव थ्योरी एक्सपैंड की। इनका कहना है कि जब प्लांट्स या ह्यूमन जब ये बर्थ लेते हैं, दे वर नॉट फुल्ली फॉर्म्ड, बट धीरे धीरे देयर इज अ ग्रेजुअल डिटोरिएशन दैट हैपेंस। हाउ डज दिस हैपन? सी देखिए, यहां पे ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स, इनका फुल्ली डेवलप्ड बॉडी नहीं था। जब जब ये रहना शुरू करते हैं, ये धीरे धीरे डेवलप करते हैं, एंड दिस इज मेनली बिकॉज कहीं ना कहीं दे स्टार्ट बिकमिंग ग्रीडी, they start becoming vindictive, they start becoming deceitful। तो ये इनके सूत पिताका में मेंशन है कि शुरुआत में लोगों के पास फुल्ली डेवलप्ड बॉडीज नहीं है, ये चाहे प्लांट्स हो या आपके ह्यूमंस हो। धीरे धीरे ये जब जब चीजें आने लगती हैं, देन दीज स्टार्ट्स गेटिंग टोटली फॉर्म्ड, विच क्लियरली गिव्स अ सजेशन कि जैसे किंगशिप हो गई, ये ह्यूमन चॉइस है। टैक्सेस पेमेंट करना जो कि किंग को अगर है, ये सारा आपका ह्यूमन चॉइस है। इट इज नॉट समथिंग दैट वाज ऑलवेज देयर। सो बुद्धिज्म इज टोटली और स्लाइटली उनके थ्योरीज में दे आर गिविंग दिस ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। सिमिलरली अगर हिस्टोरियंस और महाभारत की बात करें, याद रखिएगा महाभारत को इंटरप्रेट करना इज नॉट दैट इजी, बिकॉज इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। एंड इन्होंने जितना कहते हैं कि जितने भी वर्जन्स हैं अलग अलग भाषाओं में, इन सबको इन्होंने समझा है। तो इनिशियली अगर आप देखें, यू कैन सी टेक्स्ट चाहे वो प्राकृत में हो, पाली में हो, या आपके तमिल में हो, और इवन इन संस्कृत, इन तमाम टेक्स्ट को हिस्टोरियंस ने इंटरप्रेट किया है, एंड देन दे कुड हैव come to this particular conclusion. Lastly, if you see the language and content, most probably, in fact it is true, जो संस्कृत महाभारत में यूज की गई है, this is much more simpler than the Sanskrit that has been used in the Vedas. अब यहां पे दो चीजों की बात की जा रही है, एक नैरेटिव एंड डिडक्टिव। समझिएगा इस यहां पे क्या है कि एक है आपका सेक्शन विच इज रेफर्ड एज नैरेटिव, जहां स्टोरीज बताई जा रही हैं, कहानियां बताई जा रही हैं, उस सेक्शन को नैरेटिव कह रहे हैं। दूसरा सेक्शन है आपका डिडक्टिव, जहां पर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जहां पे एनीथिंग इज रिटन फॉर द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज डिडक्टिव। तो यहां पर दो तरीके के कंटेंट को दो हेड में, दो ब्रॉड हेड में डिवाइड किया जाता है, नैरेटिव एंड डिडक्टिव। नाउ इफ वी मूव अहेड, ऑथर्स एंड डेट्स, इसको भी लेकर बहुत ज्यादा रहता है। आप यहां पे यू कैन सी अ पिक्चर, Lord Ganesha, the scribe, according to the tradition, Vas dictated the text to the deity। और ये जो पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत है 1740-50 में, ये यहां पर आपको दिख रहा है। सो 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अगर बीसीई की बात की जाए, तो ब्राह्मणों ने स्टोरीज टुक ओवर की, एंड दे स्टार्टेड टू राइट दीज स्टोरीज। ये टाइम है जब आपके, हमने शुरू में ही बात की, कुरुज या पंचाल, अराउंड दिस टाइम ओनली दे वर जनरली बिकमिंग अ बिग किंगडम, और राज्य के तौर पे डेवलप कर रहे हैं। सिमिलरली द सर्च फॉर कन्वर्जेंस, गाइस यहां पे जब बाद में हमारे हिस्टोरियंस, इनफैक्ट हिस्टोरियन से ज्यादा अच्छा वर्ड, आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां पे डिस्कवरी की, और यहां बीबी लाल जी की नाम आता है कि 1951-52 में इन्होंने एक टाउन डिस्कवर किया, हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में आपका जो यूपी में, यहाँ पे हस्तिनापुर नाम का एक विलेज डेवलप करते हैं, और इनको यहाँ पे 5 ऑक्यूपेशनल लेवल मिलते हैं, जिसमें सेकंड एंड थर्ड वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इन्हें घरें मिलती हैं, घर जो मड हाउसेज हैं, ये देख सकते हैं, ये घर जो है रीड वॉल से बने, प्लास्टर्ड विद द मड। ये सारी चीजें यहाँ पे इनको when they did the excavations they got all this। last but not the least, द्रौपदी के मैरिज की स्टोरी यहां बताई जा रही है कि किस तरीके से अर्जुन जीत कर आते हैं, एंड कुंती बिना देखे कहती है जो भी लाए हो पांचों भाई बांट लो, एंड दैट स्टोरी इज मेंशन। इसका यहाँ पे पर्पस ये है कि दिस शोज की मोस्ट प्रोबेबली उस एरा में दिस सॉर्ट ऑफ पॉलीगैमस मैरिज वुड बी डन। ये देख सकते हैं वॉल जो हस्तिनापुर में एक्सकेवेट की गई, उसका एग्जाम्पल आपको दिखता है। Lastly, याद रखिएगा, these all texts they are very very dynamic in origin, and यहां पे आपके अलग अलग पीरियड्स का मेंशन किया गया, किस पीरियड में क्या हुआ है। यू ऑल कैन सी स्टार्टिंग फ्रॉम 500 BC, एंड जो लेटेस्ट आपके इवन टिल 1973 महाभारत के स्टडी के जो मेजर लैंडमार्क्स हैं, दैट्स बीन मेंशन्ड।
अगेन आई एम सेइंग गाइस, दिस इज ओनली एन ओवरव्यू. जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, वी वुड स्टडी मच मोर देन दिस. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. थैंक यू. गुड बाय.